स्क्रीन शेयर हाँ भाई स्क्रीन शेयर हो गई विजिबल है। ओके फाइन। सो लास्ट क्लास में हम क्लास डिज़ाइन पर बात कर रहे थे। फाइनल दिस इज़ आवर फाइनल चैप्टर इज़ आवर क्लास डिज़ाइन। और उस क्लास डिज़ाइन में हमने कुछ इश्यूज़ पे काम करा था that we had started right from bridging the gap between your high level requirements to your lower level services. Then we omitted this because this is not in the syllabus, that how to realize your use cases with your particular operation. Then uh, we had formulated some algorithms belonging to each operation, and then we had identified how to recurse downwards to design your operation in support of your high level operations. Then we had gone for refactoring of our system. Then we had optimized our access path to our particular data. Then we had refined our behavior that must be uh, manipulated. And then the second last topic is that we are going for recursing downwards, and then rearranging, or let's say we are going from some mechanism like design. We had gone for this design optimization, and in this design optimization and then verification of behavior, and then we are adjusting the levels of inheritance. So हमने कल देखा था how to rearrange classes and operations to increase our inheritance. So हमने कुछ रिलेवेंट ऑपरेशंस देखे थे, हमने ऑपरेशंस के साथ कुछ ऑप्शनल आर्गूमेंट्स देखे थे। ऑप्शनल आर्गूमेंट्स हमको इनहेरिटेंस लेवल पर सपोर्ट कर रहे थे। देन वी हैड गोन फॉर ऑपरेशंस दैट आर फॉर स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में जैसे हमने कुछ लिस्ट, पाइथन की लिस्ट में कुछ अपेंड करना है, तो दिस इज अगेन एन स्पेशल ऑपरेशंस। सो अगर आप कुछ अपेंड कर रहे हैं तो दिस इज लाइक इंसर्टिंग योर आइटम एट द लास्ट। सो एक इंसर्शन, लिस्ट में इंसर्शन भी था, लिस्ट में अपेंड भी था। तो दिस अपेंड इज जस्ट एन स्पेशल केस ऑफ योर इंसर्शन। देन इनकंसिस्टेंट नेम पर भी हमने कुछ देखा था कि इनकंसिस्टेंट नेम होते हैं तो हम उसके कॉमन बिहेवियर पर हम एक कॉमन या कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं ताकि सभी के नाम सेम हो। देन वी आइडेंटिफाई सम इररिलेवेंट ऑपरेशंस जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थे, कुछ क्लासेस के लिए ज़रूरी थे, कुछ क्लासेस के लिए इररिलेवेंट थे। लाइक हमने एक एग्जांपल देखा था एक फिगर बनाने वाला या शेप क्लास के लिए। तो हमने 3 क्लासेस उसके लिए इनहेरिटेंस लेवल पे ली थी। फर्स्ट इज सर्कल, सेकंड इज योर रेक्टेंगल, एंड थर्ड वन इज आवर स्क्वायर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को तो हम या सर्कल के लिए हम एरिया भी निकाल सकते थे, उसको फिल भी कर सकते थे, हम उसके अंदर डिफरेंट टेक्स्ट भी एडिट कर सकते थे। पर जब हम उसको ज्योमेट्रिकली रोटेट कर रहे थे तो रोटेट ऑपरेशन सर्कल के लिए इररिलेवेंट था, क्योंकि सर्कल को आप किस तरह भी घुमाएंगे तो दिस इज सपोज टू बी द इररिलेवेंट। तो हम उसके बीच में एक लेवल ऑफ क्लास हायरार्कीज भी ऐड कर सकते थे। देन लास्ट में एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या हम वो एब्स्ट्रैक्शन ला के ये सारी चीज़ें एज एन सिग्नेचर ऐड कर सकते थे। तो मैंने बोला भी था कि हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दिस हाउ वी आर गोइंग फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग आउट सम कॉमन बिहेवियर। सो as per our discussion, that we will not recognize all those opportunities for inheritance during like in our analysis. So it is worthwhile to re-examine our class model that is looking like looking for some common functionality or the commonality in between your operations or the functions. So in addition to that, what we can do is that we can add new classes and operations during our design. So जैसे मैंने बोला भी था कि हम उस शेप के लिए हम बात कर रहे थे, तो शेप के लिए हम कुछ शेप रोटेट हो सकते हैं, कुछ शेप रोटेट नहीं हो सकते। तो उस लेवल पर शेप के नीचे हम रोटेटिंग शेप एंड दोज हु आर नॉट हु कैन नॉट बी रोटेट, तो 2 क्लासेस हम उसमें फिर डिफाइन कर सकते थे। सो what we can do is that we can re-examine our class models looking for some commonality, and then we can add some classes and operations in our class design. Like if we have 2 classes, and then if these 2 classes seems to be repeat some several operations and attributes, then it is possible that this
two classes are some special case of any particular class. So what we can do is that we can go for higher level of abstraction, and then we'll provide an abstraction, and then we'll will inherit the higher abstracted class with these two specialized class, and this thus we can go for a level of hierarchy in our classes. Now when there is a common behavior, then uh, we can create a common superclass that shares some features, like uh, we are going for some semantic relationship, and then we can leave, let's say, specialized features for your subclass. जैसे हमने some rotating था, तो rotating के लिए या तो हम एक नए rotating class बना दें, या हम क्या कर सकते थे कि हमने common behavior ऊपर ले आया और rotation वाला जो है फिर हर एक particular method पर्टिकुलर क्लास में जो रोटेट हो सकती थी उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते थे. सो वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल ओवर. सो when we are having common behavior, so what we can do is that we are creating super classes for your shared features, and then we'll leave out the special feature for particular subclasses, and this transformation is supposed to be is known as abstracting out. So what we are abstracting out? So we are abstracting out a common superclass or a common behavior. So as per my suggestion, or some uh, great authors or the legends in the object-oriented technology, they suggest that you can make only abstract superclasses, and it means that we are having no direct instances available for those classes, but yeah, we can use the behavior that is defined in your that abstract classes. So what we can do is that we create some abstract classes, and if we want to use the behavior of these abstract classes, then we can use the behavior of abstract classes just by using the instances of that particular subclasses. So this is how we can inherit all those things, and we can always do this by adding some other subclasses in our example. Like again, we are having some this draw operation for your geometric figure, so it displays some required setup, like you are having some rendering geometry and so on. So when we are some rendering geometry, so your rendering varies among your different figures, like you are having circles, you are having some lines, you are having some splines, you are having some ellipses and so on. So all this figure can inherit like some setups or some rendering techniques, like your color, your thickness, your other parameters. So what we can do is that we can create an abstract class for this figure, and then we'll like to inherit all those things. So बेसिक आइडिया इज दैट वी कैन क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको फोर्स करेगा कि जैसे मैंने अगर सर्कल डिफाइन करा है, लाइन डिफाइन करी है, मैंने रेक्टेंगल डिफाइन करा है, तो उसके सारी प्रॉपर्टीज या उसके सारे बिहेवियर को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर शेयरिंग ऑल दोस एट्रीब्यूट्स. हो सकता है कहीं से हम कुछ मेथड्स भूल जाएं, जैसे लेट्स से रीशेप और वी कैन से रोटेट हम भूल जाएं. सो दिस एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड और दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड सम necessary implementation of this all those things. Otherwise we have to pass all those things, and the remaining or the other subclasses of that particular subclass will provide the implementation for this particular abstract methods. And so like, so sometimes it is worthwhile to abstract or super classes even when your application has only one subclass and that inherits from it. Fine. So it does not mean that you are yielding or you are sharing some behavior, but what we can do is that this abstract superclass provide some reusable things in your project, like you are implementing or you are forcing that this signature should be available on all those classes who are implementing this particular abstract classes. So it seems worthwhile, or it seems like very important for our even for our class library, or when we are creating some header files like in C, C++ or your APIs in your other languages. Fine. So when we are completing our project, so we should consider all these
reusable entities for our future application. So हमारे पास जब scalability का issue आएगा, हमारे पास flexibility का issues आएगा, तब ये हमारी abstract classes इम्पॉर्टेंट होगी. तो कई बार केसेस में हमारे पास सिंपल एक क्लास है, उस पर्टिकुलर एक सिंपल क्लास पर हम बात करें कि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाएं, सुपर क्लास और सब क्लास के बिहेवियर से भी काम कर सकते हैं. तो दिस इज गुड फॉर योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. पर जब हम एप्लीकेशन के फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी पे आएंगे, सो दिस सपोज टू बी द गुड थिंग फॉर आवर क्लासेस, फाइन, आवर प्रोजेक्ट. नाउ these abstract superclasses have some benefits beyond your sharing and reuse. When you are splitting a class into two classes, then it separates the specific aspects from your more general aspects, and it provides some level of modularity in your system. So when we are having these 2 or 3 classes, right, from when we are separated like in particular class into the more subclasses, right, from this abstract class, so each class is separately maintained by your particular component, and it improves the extensibility of your software production. Or we can say that this class is maintained by your component, and this can be handled by your uh, different interfaces. Like you have some interfaces associated with all those components. So you are having some well documented form, and you are having some interfaces, and it certainly provides the extendability to your particular system. Fine. So when we are creating an abstract superclass, it also improves the extensibility of your software. Like uh, हम क्या बात कर सकते थे, या हम कोरोना में टेम्परेचर सेंस कर रहे हैं. फाइन. सो लेट्स से वी आर डिजाइनिंग सम टेम्परेचर सेंसिंग मॉड्यूल in our project. Fine. So we can have some specific type of sensors available in our project. So and how this particular sensor reads temperature right from some target. So जैसे हमारे पास था कि हमारे पास अभी टेम्परेचर के लिए रिमोट टेम्परेचर्स आ रहे हैं, आप दूर से डिजिटल टेम्परेचर्स आ रहे हैं, दूर से देख के टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वी नीड सम सेंसर. सो वी हैव सम स्पेसिफिक सेंसर्स. लाइक से मेरे पास ABC नाम का कोई सेंसर अवेलेबल है. तो ये ABC नाम का सेंसर जो है वो एक तरीके से आपको टेम्परेचर रीड करेगा. देन उसके पास कुछ फार्मूला होंगे जिसको वो कन्वर्ट करेगा आपके पास 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में, या उसकी जो कैलकुलेशन होगी कंप्यूटेशन करेगा और आपको रिजल्ट दिखाएगा. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन प्लेस ऑल दिस बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिंगल क्लास. और उसका जब एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके सिंपल ऑब्जेक्ट से हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पर लेट्स से मेरे पास वो ABC सेंसर था, तो उस ABC सेंसर के साथ मेरे पास उसका कोड आया होगा. तो लेट्स से दिस ABC सेंसर के साथ मेरे पास उसका एक इंटरफेस आया, और उस इंटरफेस को हमको इम्प्लीमेंट भी करना है. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट हमारी कुछ क्लासेस या सारी फंक्शनलिटीज उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे, कुछ फंक्शनलिटी जहाँ से कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करवा दें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम सिग्नेचर प्रोवाइड कर दें. तो अब जब हम जिस कॉमन बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास एडवांटेज क्या आ रहा है कि अगर हम अब उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे पास 2 क्लासेस या 3 क्लासेस होंगी. तो हमने उससे मॉड्यूलरिटी अचीव करी. और इन एडिशन टू दैट व्हाट वी कैन डू इज दैट कुछ मेथड्स एक क्लासेस में इम्प्लीमेंट होंगी, कुछ मेथड्स को वहाँ हम पास कर देंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर फाइंडिंग सम modularity as well as combining the relevant features in one class and other relevant features in other class. So what we can do is that we are achieving some modularity over here. Now what is the next thing? So the next thing for the third step for adjusting our level of inheritance is that we can go for delegation instead of your particular implement or inheritance. So
व्हेन वी आर सपोज टू बी इनहेरिटेंस, तो हमारे पास इनहेरिटेंस का एक फ़ायदा भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। हमने डिसएडवांटेज देखा था, आई एम जस्ट रिपीटिंग, कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस के साथ दिक्कत ये होती है कि हमारे पास रिलेवेंट फीचर्स तो आ जाते हैं पर कुछ अननोन या इररिलेवेंट फीचर्स भी आ जाते हैं। लेट्स से हम हमारे फादर से कुछ चीज़ इनहेरिट कर रहे हैं तो हम उनसे उनके एसेट्स इनहेरिट कर रहे हैं, दिस इज़ गुड। हम उनके जीनोम से या हम जेनेटिक डिसीजेस भी हम इनहेरिट कर रहे हैं। सो डिसीजेस हमारे लिए इरेलेवेंट हैं, हमारे पास एसेट्स हमारे लिए रिलेवेंट हैं। तो दिस इज हाउ, दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ योर पर्टिकुलर इनहेरिटेंस। सो this inheritance is just an mechanism that is used for implementing your generalization, fine. So in this inheritance, the behavior of your superclass is shared by all the subclasses, and then you are having a larger size of your particular ऑब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सब क्लासेस। तो मेमोरी भी ज़्यादा ले रहा है। अगर हमको इरेलेवेंट है तो हम उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को या उन पर्टिकुलर बिहेवियर को या एट्रीब्यूट्स को यूज़ क्यों करें, पर क्योंकि वो शेयर कर रहा है तो हमको हमारे ऑब्जेक्ट की साइज़ भी ज़्यादा हो रही है और इरेलेवेंट चीज़ें भी आ रही हैं। सो व्हेन वी आर considering this sharing of behavior is justifiable when only a two generalization relationships occurs, like when it can be said that a subclass is a form of your particular superclass. So again example, this is justifiable, like जैसे मैं मेरी हायरार्कल डिसीज इनहेरिट कर रहा हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर इनहेरिट होता है हमारे पास, ब्लड शुगर इनहेरिट होती है, शुगर इनहेरिट होती है। सो अगर हम कंपैरिजन करें कि एसेट्स आ रहे हैं, दिस इज सपोज टू बी गुड, पर क्योंकि फादर एक अलग एंटिटी है, सन एक अलग एंटिटी है, पर क्योंकि वो कुछ बिहेवियर या ट्रू जनरलाइजेशन में हम उसको ये नहीं बोल सकते क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर में चीज़ें आ रही हैं पर वो अनवांटेड हैं, तो क्या वो ट्रू जनरलाइजेशन है या ट्रू स्पेशलाइजेशन है? अगर हम सिर्फ इनहेरिटेंस लेवल पे बात करें तो दिस इज फादर एंड सन इज जस्ट नॉट एन ट्रू जनरलाइजेशन, वी आर बस शेयरिंग आवर प्रॉपर्टी, इट मीन्स दैट it is not a good type of generalization, but this is an disadvantage of generalization कि हम दो चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज हम कहीं से ले रहे हैं तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि हम this is an way of generalization or this is way of some inheritance, but this is not an way of inheritance. So what we can do is that in addition to that, what we have some operations of are subclasses that override the corresponding operation of superclasses that must provide the same type of services. Fine. So let's say we are having a class B. So when your class B inherits your specification like superclass A, so we can assume that every instances of your class B, that is subclass, is just an instance of your particular class A because it behaves like A. Fine. So we are having some problem associated, like sometimes our programmer use this inheritance as an implementation technique when we have no intention of guaranteeing all those same behavior. So it is often happens that your existing classes already implement some behavior that you want to provide in your particular newly defined classes, although all those classes are differ in different contexts, like a father is particularly different and a student or uh, let's say a son is again something different from his father, but we are assuming that a son is again an instances of your father. So all those properties or all those behavior that are available in your father is also available in a son. So this is supposed to be the bad thing when we are implementing this inheritance. So what we can do is that we like to discourage this implementation behavior because it provides some incorrect behavior, like इट प्रोवाइड सम प्रॉब्लम्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमने बात करी थी कि शुगर भी आ रही है, हमारे पास ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, दिस इज गुड। सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन गो फॉर डेलीगेशन। सो हम सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगेन suppose we need an state class and a list class is again available. So what we can do is that we like to
inherit a list class for your particular stake class. So what we can do is that we can push an element onto your stake by adding some element at the end. So this is like when we are adding some elements or we are pushing some element in your stake, it means that you are adding an element in at the last in your list. Fine. So similarly, when we are going for popping an operation, so we are popping out the last recently added item. So what we can do is that we can remove the lastly added element, or the element the element which is at the last position of your particular list. But दिस सपोज टू बी गुड, पर अब इसमें कुछ अनवांटेड ऑपरेशंस भी हमारे पास आ रहे हैं. लेट्स से एडिंग एंड द रिमूविंग एलिमेंट्स राइट फ्रॉम योर आर्बिट्ररी पोजीशन इन योर लिस्ट. सो जैसे हम बात कर रहे थे कि लाइक जैसे इस हमारे पास जो लिस्ट थी उस लिस्ट में से हम किसी भी पर्टिकुलर एक आइटम को लिस्ट से डिलीट कर सकते थे. बट वेयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्टैक एज एन लिस्ट, सो स्टैक का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाएगा. उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर हम एक पर्टिकुलर एक आइटम को डिलीट करना चाहें तो स्टैक में से तो वो एट द एंड ऑफ लिस्ट से डिलीट होगा. पर जब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट में से हम इंडेक्स देकर भी पर्टिकुलर आइटम डिलीट कर सकते थे. पर जब हम बात कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी एक स्टैक क्लास का है. लेट्स से अगेन मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ. दिस इज माय पेन. सो दिस इज माय लिस्ट क्लास. सो मेरे पास ये एक लिस्ट क्लास है. इस लिस्ट में ऑपरेशन मैं आइटम कहीं पर भी ऐड कर सकता हूँ. तो मैं आइटम जिसे ऐड करना है तो मेरे पास ऐड आइटम अवेलेबल है. सो दिस इज माय ऐड आइटम. इस ऐड आइटम को दिस इज माय आइटम, और इस आइटम को मैं पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर दिस इज माय लोकेशन पर भी ऐड कर सकता हूँ. देन अगेन मेरे पास कुछ स्टैक अवेलेबल है. इस स्टैक में मैं पुश करता हूँ और मैं आइटम पॉप करता हूँ. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं डिलीट कर सकता हूँ आइटम फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन. फाइन. अब क्योंकि हम दिस पर्टिकुलर स्टैक inherits your list, और दिस इज जस्ट एन सिंपल थिंग. जैसे हम अरे की भी बात करें, नॉट से वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज एन लिस्ट, या वी कैन से दैट दिस इज एन अरे. एंड हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन अरे में स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन अरे में करते हैं. सो दिस इज जस्ट एन सीक्वेंस. सो सीक्वेंस में हम कहीं पे भी एक आइटम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. नाउ व्हेन वी आर एडिंग, सो दिस इज एन स्पेशल क्लास ऑफ योर पर्टिकुलर लिस्ट. नाउ अब मैं इसमें अगर एक आइटम बना रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. दिस इज ऑब्जेक्ट OS फॉर योर स्टैक. फाइन. तो अब मैं यहाँ OS पे कुछ पुश करूंगा और पॉप करूंगा, तो मेरा पुश और पॉप कहाँ होगा? इस पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा. पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि दिस OS इज अगेन एन इंस्टेंस ऑफ योर पर्टिकुलर क्लास, लेट्स से A. सो A, हम अगर क्वेश्चन पूछें इज OS इज इंस्टेंस ऑफ A, so it certainly reply that yes, this is an instance of your particular class A. Let's say हम example अगर लेके भी चलें, let's say Python. So OS A का भी है, तो मैं OS की भी operations यहाँ से perform कर सकता हूँ. Let's say this is OS, then माइक म्यूट करो भाई. माइक म्यूट करो. पल्लव माइक म्यूट करो. पल्लव माइक म्यूट करो. सर समृद्ध का चालू है. सर समृद्ध का है टॉप दिख रहा है. सबसे नीचे है क्या? दिख रहा है समृद्ध, इसका हाफ फेस फोटो है. या फाइन. सो मेरा एग्जांपल फिर चला गया उससे.
just a minute. So यार वो डायग्राम चला गया, तो अगेन मैं इसको वापस बना लेता हूँ. So this is my array and this is my stack जिसमें ऑपरेशन है. दिस इज एड, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही क्योंकि माउस से कर रहा हूँ. एंड दिस इज delete and this is push and this is pop. Fine. When we are pushing, it means that we are pushing on the top of stack, and when we are popping, it means that we are popping from the top of stack. But when we are in array, and this stack is again your stack is just an specialization of your particular array. So what we can do is that we can add over here. So let's say add particular item from this location, and we can delete an item from this location. So we are having two different methods. So let's say we are creating an instance like this is an this OS is an instance of your particular stack class. Now we can os dot push or push any item. So this is an push your particular item. So we can push particular item, let's say 9 in your particular class or particular stack, and then we can have some, we can pop some items right from the top of the stack. But this OS, this particular OS can also perform operations like os dot add. So it means that we are adding a particular item at the particular location, but this is not an way behavior of your particular s. Fine. So अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट हम कुछ चीज़ें अपडेट भी कर रहे हैं, हम इरेलेवेंट चीज़ें भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन योर इनहेरिटेंस. तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि what is the disadvantage for particular this inheritance. So what we can do is that we can go for delegation. So instead of you are having some two particular classes, let's say this is an this is again we are saying that this is an array and this is an again an stack. So instead of like pushing and all those items, मैं इसको वापस delete करता हूँ और मैं वापस इसको share करता हूँ. तो now we are going for let's say delegation. So just a minute. So when we are having, let's say this is my class array and this is my again class stack. So again this array has two methods like add items. So this is my add item, then this is my location, and this is my delete item. This is particular location, and this s has an stack has an again push operation. So for this particular push operation, when we are calling this push operation, so instead of having inheritance, let's say what we can do is that we are creating an object of this particular class A. So let's say this is A equals to new array class, and we had created this class, and now this we are pushing some item. So it means that we are pushing some item. So this is my item. So what we can do is that instead of having implementation like inheritance, what we can do is that we are adding this item. So it means that we are adding this item. So this is adding my item. So I am, this is again this items come from this. So this is item. So this is item, then comma we are providing the location. So location is the last location. So this is how we can go for let's say this is a dot add, and similarly we can go for deletion operation. So or like push operation, sorry, pop operation. So we are in pop. So this is an pop. So what we can do is that we can again creating an object a equals to a, then a, sorry, new, then a, then what we can do is that we are deleting this item. So this is a dot delete, then हमको item से कोई मतलब नहीं है, we are going for the delete on particular location. So we are deleting the last item. So this is how we can go for delegation instead of having inheritance. So is it fine? इतना समझ में आया आप लोगों को? What, why we are going for this adding and sorry delegation instead of inheritance?
कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा? यस फाइन। सो जिसको लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम थी कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या काम कर रहे थे और क्यों हम इनहेरिटेंस पे जा रहे थे, तो दिस इज माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर योर ऐड एंड डिलीट. सो या मैंने यहाँ पर डिफाइन कर भी रखा है. सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर दिस इज एन stack operations available. So let's say this is in my stack operation, so this is my stack class and this is my list class, and then we can go for different types of relations. So this is a recommended way of your delegation. So we discourage this particular way of designing. Instead what we can do is that add, remove, first, last, and so many items in your particular list. Fine. Now the last topic of our syllabus is that finally organize our classes. So हमने adjustment कर लिया है, then we are going for organizing our class design. So we are having some programs, and this programs contains your discrete physical units, and this discrete physical units can be edited or compiled or imported or can be manipulated in different ways. Like we are in some different languages like C, C++, Java, Python, and so many. So we are having different types of packages available, and we are having different types of explicit language constructs are available. So we are having different types of things available. So what we can do is that we can organize our class design in following steps. Like let's say we'll start with let's say considering the example of C++ language. So we are having three different styles available. Like we can hide our internal informations from your outside view, or we can maintain our coherence of your particular entities, and then we can fine tune the definition of packages that are being available. So I will start with our hiding the internal information right from the outside. So it means that we are going for the information hiding. Fine. So let's say this is my information hiding. So during our analysis or during in analysis phase, we did not consider the information visibility that are which are public, private, protected, and so on. So even in the case of system design, हमने अभी तक data की visibility या information hiding पे बात नहीं करी थी. Even we had started a object-oriented syllabus with the public, private, protected way of different things, but we had not considered till date कि कौन सा आपका एट्रीब्यूट पब्लिक होगा, कौन सा प्राइवेट होगा, कौन सा प्रोटेक्टेड होगा. नाउ सर दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर क्लास डिजाइन और डिजाइन that we should go for organize our classes. So the first step is that we will go for information hiding. So during analysis we had not considered this information visibility, rather than we had focus on understanding what the particular application is doing. So our goal of design is different and till our system design. Now during this class design or design, we adjust the analysis model so that it becomes practical for implementation. Fine. So आपका पर्टिकुलर एक डेवलपर सॉरी कोडर या प्रोग्रामर भी आपसे पूछ सकता है कि सर आपने क्लासेस डिफाइन करी, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करें, अगर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करें हैं तो उनका visibility क्या होना चाहिए. तो now the last step is that we had to identify the visibility of your classes. So one way to improve the viability of your design is by carefully separating out the external specification right from your the internal specification or internal implementation. हमारे पास external specification requirements में available था, हमारे पास internal implementation available था. Let's say again considering an example like हम लॉगिन सिस्टम पे बात कर रहे हैं. तो जब हम लॉगिन सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम यूज़र नेम ले रहे हैं, हम पासवर्ड ले रहे हैं. दिस इज़ गुड. ये आपके एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन में सामने वाले को पता है कि आप लॉगिन पर काम कर रहे हैं, आपके पास एक यूज़र नेम एक पासवर्ड जा रहा है. देन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पर हमारे पास एक सेशन भी बन रहा है. तो दिस इज एन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन. तो आपके पास एक सेशन ऑब्जेक्ट होगा. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन सपोज लाइक this username and password may be protected or public items, while your session object is supposed to be the private because it should not be visible to another objects, right? So this is something called information hiding. That is, we are separating out our external specification right from our internal implementation. So
what we are doing is that we are going for this information hiding. So what we can do is that we can change the implementation of our particular class without a requirement that your clients can modify your particular code. So in addition that, we are resulting some firewalls for your data that is available in your class. So it limit the effects how other code will affect your particular data in your class. So we are having different several ways to hide our particular information. So first is like we we should limit the scope of our class model right from traversal. So again, this is supposed to be an extreme case, like a method could traverse all association of your particular class to locate a particular object. Fine. So this supposed to be the unconditional or unconstrained visibility. So this unconstrained visibility is supposed to be the appropriate in your analysis design, because you are having some functions available, and these functions can go through your particular association and right through this association it can go to different classes, and it can access the different types of data. But this is good in particular case of analysis. But when we are trying to understand what is the problem, that uh, all the methods are not allowed to access each and every data of a particular class, like an session objects. So we should create some model that are fragile and are that can be easily invalidate the particular changes. So what we can try to do is that during our design phases, we like to limit the scope of your particular operations, uh, like an object should access only all those objects that are directly related uh, to that particular object. So if you are having some object, then this object can access indirectly related objects via some method that are intervening on your particular object. So we have to limit the scope of your class model right from your different types of traversal. फाइन. सो बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और देन वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स मोर एंड देन विल फिनिश आवर सिलेबस. फाइन. सो दिस इज ऑल फ्रॉम today's class. If you are having any problem, then you can ask.